हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका जो टॉपिक है सीसेट में इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन का। तो संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल का आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाता है। और थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसके शब्द जो हैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देते हैं आंसर निकालने में। क्वेश्चन तो ईजी होता है लेकिन शब्द जो है कठिन यूज किया जाता है, इसी में समस्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे कि संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बस क्या करना है, पहले हम लोग समझते हैं संप्रेषण क्या है। संप्रेषण फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी संचार। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई सूचना, निर्देश, संदेश का जब आदान प्रदान होता है और उसके बाद उसको समझा जाता है, जिसने संदेश को भेजा और संदेश को प्राप्त करने वाला उसको समझ लिया, तो ये समझाता है कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो पूरी मानी जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका है कि कोई संदेश है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है, इसको जो भेजता है, संदेश को भेजने वाला क्या होता है, प्रेषक होता है। संदेश को भेजने वाले को बोलते हैं प्रेषक, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंडर। और जब सेंडर ने कोई संदेश भेजा और जिसने संदेश को प्राप्त किया, यानी प्राप्तकर्ता जिसे रिसीवर होता है, और संदेश को प्राप्त करके उसको समझ लिया कि संदेश क्या है और समझ के एक फीडबैक दिया, और इसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। और ये जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स संप्रेषण। तो संप्रेषण की प्रक्रिया तभी कंप्लीट मानी जाएगी कि जब संदेश जो है उसको भेजने वाला जो है, संदेश को प्राप्त करने वाला संदेश को समझ जाता है और इसके बाद फीडबैक देता है, तो वो प्रक्रिया फ्रेंड्स कंप्लीट मानी जाती है कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की। ठीक फ्रेंड्स, आइए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं कि संप्रेषण फ्रेंड होता क्या है। कि दो संप्रेषण जो है, एक सेकंड, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक रूप से यानी वार्तालाप के माध्यम से, आमने सामने बैठ के, लिखित रूप से यानी लिख के, लेटर या रिपोर्ट के माध्यम से, सांकेतिक रूप से यानी इशारे के माध्यम से या कुछ सिंबल के माध्यम से विचार या सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। तो संप्रेषण आपका मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से अपने कुछ विचार, कुछ सूचनाओं के प्रेषण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। संप्रेषण में पहला जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रेषक। वो होता है प्रेषक का मतलब क्या होता है, संदेश भेजने वाला, जो संदेश को भेज रहा है, सेंडर। तथा दूसरा पक्ष होता है इसमें, वो है संदेश को प्राप्त करता, जो संदेश को पाता है, रिसीव करने वाला। और संप्रेषण उसी समय पूर्ण माना जाता है जब संदेश मिल जाता है और उसका स्वीकृति यानी फीडबैक दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया, क्लियर है इतना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के प्रकार, यानी संप्रेषण के प्रकार क्या हैं। पहला है फ्रेंड्स मौखिक संप्रेषण, मतलब ओरल कम्युनिकेशन। मतलब जैसे आप किसी से वार्तालाप करते हैं, फोन पे वार्तालाप कर रहे हैं या फिर आप सामने आमने बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये मौखिक संप्रेषण हो गया। लिखित संप्रेषण मतलब क्या होता है, लिख के आप किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, कुछ लिख के जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे लिखित संप्रेषण बोलते हैं। औपचारिक संप्रेषण क्या हो गया, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब होता है ऑफिशियल, जैसे आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं कि उच्च अधिकारी जो होता है अपने एक निम्न अधिकारी को, अधीनस्थ अधिकारी को कोई कम्युनिकेशन देता है, तो एक फॉर्मल तरीके से, मतलब पहले से तय मानक के तहत ये कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ होता है अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स होता ये है कि समान स्तर के अधिकारियों के बीच में जब कोई सूचना भेजी जाती है, कि समान स्तर का कोई अधिकारी है उसके बीच में जब कोई सूचना भेजी जाएगी और उसमें थोड़ा फ्रेंडली तरीके से बात किया जाएगा, ऑफिस में बैठ के चाय पीते हुए अगर कोई सूचना एक दूसरे को दी जाती है, तो वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, समान स्तर के अधिकारियों के बीच में। और अधोमुखी संप्रेषण क्या है, अधोमुखी संप्रेषण फ्रेंड्स वो संप्रेषण माना जाता है जो संप्रेषण उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों के तक आती है। मतलब कोई उच्च सीनियर अधिकारी है, अपने जूनियर अधिकारी को कोई कम्युनिकेशन करता है, तो उसे बोलते हैं आपका अधोमुखी संप्रेषण। क्लियर है। अब ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण क्या है कि भाई निम्न जूनियर अधिकारी जब आपके सीनियर अधिकारी को कोई कम्युनिकेशन मिलता है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। तो ऊर्ध्वमुखी कम्युनिकेशन क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि जब आपका जूनियर कोई अधिकारी है अपने सीनियर अधिकारी को कोई कम्युनिकेशन करेगा, कोई सूचना देगा, कोई निर्देश देगा, कोई कुछ चीज़ें देगा, कुछ कहेगा, वार्तालाप करेगा, तो उसे बोलेंगे फ्रेंड्स हम लोग ऊर्ध्व संप्रेषण। और क्षैतिज संप्रेषण का मतलब क्या है, क्षैतिज मतलब होता है समतल संप्रेषण। मतलब होता है कि समान स्तर के अधिकारियों के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्षैतिज संप्रेषण। ये आपके कम्युनिकेशन के 7 प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, जिससे क्या देखेंगे, डिटेल में थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जैसे मैंने अभी बात किया आपसे मौखिक संप्रेषण के बारे में, तो मौखिक संप्रेषण का क्या अर्थ है? आमने सामने मौखिक तरीके से मतलब वार्तालाप करते हैं, बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यह आपका मौखिक संप्रेषण है। यह संप्रेषण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा भी किया जा सकता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठ के, और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्तालाप के माध्यम कह सकता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या है कि टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब आप किसी उपकरण के माध्यम से बात करते हैं किसी से, तो वो होगा आपका अप्रत्यक्ष ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं कि मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि पहली बात, ये जो कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स, ये अधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण मौखिक जो होता है, संदेश होता है, श्रोता पर क्या तत्काल प्रभाव डालता है। अगर आप किसी से वार्तालाप करते हैं आमने सामने बैठ के, तो तत्काल उसके दिमाग पे या उसके मस्तिष्क पे असर पड़ता है, तो तत्काल प्रभाव पड़ता है। संदेह का निवारण, अगर कोई संदेह है तो आप तुरंत उससे वार्तालाप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मौखिक संप्रेषण का ये लाभ है। और यह गुण है कि संदेश के बारे में, संदेश जो प्राप्त करता है, यदि कोई संदेह है तो उसको तुरंत दूर किया सकता है। तो मौखिक संप्रेषण का लाभ ये है कि अगर कोई आपसे आमने सामने बैठा है तो कोई इसको संदेह है तो उसको आप तुरंत दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या लाभ है मौखिक संप्रेषण का, कि प्रतिक्रिया का ज्ञान। अगर कोई आपसे संदेश कर रहा है तो क्या वो प्रतिक्रिया देने वाला है, क्या फीडबैक देने वाला है, उसका तत्काल ज्ञान आपको हो जाता है। कि भाई आप किसी से कुछ कर रहे हो, आपको तुरंत जो का फीडबैक दे रहा है, तो इससे आपको नॉलेज हो जाता है। संप्रेषण का वास्तव में उद्देश्य यही होता है कि न केवल संदेश भेज दिया जाए, अपितु संदेश जो प्राप्त करता है उसकी प्रतिक्रिया भी जान लिया जाए। ठीक है। तो संदेश आप भेजते हैं और संदेश का आपको तुरंत अगर फीडबैक मिल जाता है, तो ये संदेश कंप्लीट आपका जो है कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चौथा है कि ये ओरल कम्युनिकेशन का जो चौथा आपको लाभ मिलेगा, ये है कि आपका शीघ्रता से संदेश जाता है। जो आपको कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत तीव्र तरीके से होता है और उसका क्रियान्वयन भी यानी बहुत तेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका चौथा लाभ हो गया। पांचवा क्या लाभ है ओरल कम्युनिकेशन का, ये लोचदार मौखिक संप्रेषण होता है। लोचदार क्या है, मतलब यह है कि क्योंकि परस्पर विचार विनिमय के आधार पर इसमें तुरंत सुधार किया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई आपके शब्दों में आपने कुछ गलत बोल दिया, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं तुरंत कि भाई मैंने ये गलत बोल दिया, इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब है लोचदार, उसमें सुधार कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, क्योंकि तुरंत वार्तालाप में आप तुरंत चीज़ों को सुधार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब छठा क्या है इसमें, मौखिक संप्रेषण में आपको क्या लाभ मिलने वाला है, व्यक्तिगत संपर्क। मतलब मौखिक संप्रेषण में जो संदेश देने वाला है, संदेश प्राप्त करने वाले में आमने सामने व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है, जिससे पारस्परिक सद्भावना और प्रेम की वृद्धि होती है। जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं किसी से, तो एक दूसरे से वार्तालाप के माध्यम से एक सद्भावना और एक तरीके से एक दूसरे पर लगाव की वृद्धि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मौखिक संप्रेषण के दोष क्या हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन के जो दोस्त हैं, पहला ये है कि इसमें आपका जो दोस्त निकल के आएगा, ये है कि क्योंकि आप इसमें केवल वार्तालाप कर रहे हैं, कोई लेटर नहीं है, तो प्रमाण का अभाव है। आपने कोई बात कही किसी से, लेकिन बाद में आप बात से मुकर गए, तो ये समस्या है इसमें आती है कि सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें संप्रेषण में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आपने कोई बात कही, लेकिन अगर कोई लिखित प्रमाण नहीं है तो कैसे आप उसको प्रूव कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी इसमें समस्या आपको देखने को मिलती है। दूसरी क्या समस्या है कि भावी संदर्भ में नहीं है। मौखिक संप्रेषण को भविष्य के लिए संदर्भ के रूप में नहीं रखा जा सकता। अधिकारी के परिवर्तित हो जाने पर लिखित संदर्भ के अभाव में यह आवश्यक नहीं कि अधूरी कार्य वैसा ही पूरा हो जाए जैसा पहला अधिकारी चाहता था। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कि भविष्य के लिए इसको एक तरीके से नहीं रखा जा सकता। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। तो संदेश की लंबाई लंबे संदेश की दशा में यह विधि उपयुक्त नहीं है, विशेषकर जब संदेश अनेक व्यक्तियों को दिया जाता है, क्योंकि संदेश की समस्त बातें एक ही रूप में याद रखना कठिन होता है। कि मान लीजिए कोई आपको लंबा संदेश देना है, तो आप लिख के बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में इसको देना थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके दोस्त हो गए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है। लिखित संप्रेषण से ऐसे संप्रेषण से है जो लिखित रूप में होता है। ज़्यादातर दशाओं में यह औपचारिक संप्रेषण होता है, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑफिस में आपको देखने को मिलता है। सीनियर अधिकारी से जूनियर अधिकारी के बीच में एक तय मानक होता है, इसका एक तय मानक होता है। संगठन के कुशल संचालन के लिए यह जरूरी है कि उसमें रिपोर्ट हो, नीतियां हो, कार्यविधियां हो, योजनाएं हो, समझौते हो, स्मरण पत्र आदि लिखकर तैयार किए जाएं, जिससे इनका रिकॉर्ड रखा जा सके, तो संबंध व्यक्ति उन पर अपने दायित्व के अनुसार उचित कार्रवाई कर सके।
लिखित संप्रेषण मतलब है कुल मिला के ये है फ्रेंड्स कि ये लिखित रूप से कोई लेटर है, कोई रिपोर्ट है, आप किसी को देते हैं, किसी अधिकारी को देते हैं, किसी को भी देते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आपका लिखित संप्रेषण होता है। बस लिखित होना चाहिए। तो लिखित संप्रेषण का लाभ क्या है? लाभ ये है कि फ्रेंड्स प्रत्यक्ष संपर्क का अनावश्यक होना। तो आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष किसी संपर्क होने की जरूरत नहीं है, आप लेटर लिख के भेज दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। देखिए ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष संपर्क अनावश्यक है और संदेश प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्या लाभ है कि भावी संदर्भ में यानी फ्यूचर के लिए आप कोई लेटर लिखते हैं तो उसकी आप फोटोकॉपी या कुछ उसकी रिपोर्ट आप अपने पास रख सकते हैं, प्रतियां। तो इसका ये आपको लाभ होने वाला है। अस्पष्टता, संदेश को लिपिबद्ध हो जाने से उसमें अस्पष्टता आ जाती है यानी क्लैरिटी होती है। जब आप कोई चीज़ लिख के देते हो तो उसमें क्लैरिटी होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा क्या लाभ है? सोचने का समय। लिखित संप्रेषण में संदेश के संप्रेषण के पूर्व प्रेषक को सोचने का समय, सोचने और समझने का पर्याप्त समय होता है, जिससे संदेश प्रभावी होता है। जैसे आप कोई चीज़ लिख के देते हो तो इससे क्या होता है ना, आपको थोड़ा सोच समझ के लिखते हो, तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो आप जल्दी जल्दी में कुछ बोल देते हो, लेकिन लिख के संप्रेषण ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्लियर। अब लिखित संप्रेषण के क्या दोष होते हैं? इसमें दोष होता है कि गोपनीयता का अभाव होता है, क्योंकि आप कोई चीज़ लिख के देते हो तो यहाँ पे एक गोपनीयता का अभाव होता है। लिखित संप्रेषण में गोपनीयता के समाप्त हो जाती है, क्योंकि संदेश को लिपिबद्ध करने से के लिए या अनेक हाथों से होकर गुजरता है, तो प्राइवेसी की सबसे बड़ी समस्या इसमें होती है। अनावश्यक देरी होती है, संदेश के लिखने, टाइप होने, हस्ताक्षर होने, उसके प्रेषित होने में थोड़ी सी समस्या होती है। आप सरकारी ऑफिसों में देखते हैं कि कोई लेटर फॉरवर्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अनावश्यक देरी होती है। तो इसके बाद प्रतिक्रिया ज्ञान नहीं होता। तो फीडबैक, तो लिखित संप्रेषण में संदेश जो प्राप्त करता है उसकी फीडबैक का ज्ञान नहीं होता, उसके संदेश को किस प्रकार समझाता है। तो लिखित संप्रेषण जो फीडबैक होता है फ्रेंड्स, वो थोड़ा लेट मिलता है। चिट्ठी जाती है, कोई लेटर जाता है, उसको प्राप्त होने में, समझने में काफ़ी टाइम लगता है। ओरल कम्युनिकेशन के मुकाबले ये थोड़ा लेट होता है। लोच का अभाव है। अगर मान लीजिए कोई संदेश आपने लिख दिया और उसके लिख के लेटर पहुंच गया, तो उसमें आप कैसे फेरबदल करेंगे? फेरबदल करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है, ओरल कम्युनिकेशन में आप तुरंत कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समस्या होती है। तो लोच का अभाव इसका दोष है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉरल कम्युनिकेशन। फॉरल कम्युनिकेशन मतलब होता है औपचारिक संप्रेषण। जब संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में फॉरल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संबंध होता है, तो संप्रेषण जो होता है औपचारिक रूप में होता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में संदेश अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया जाता है। मतलब फ्रेंड्स, सीनियर कोई कर्मचारी है वो अपने अधीनस्थ यानी जूनियर कर्मचारियों को दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी सुझाव या शिकायत अधिकारी को देना चाहता है तो उसकी अपने अधिकारियों को प्रेषित करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो फॉरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? फॉरल कम्युनिकेशन में सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक तय मानक होता है इसमें। ज़्यादातर दशाओं में औपचारिक संप्रेषण लिख कर दिया जाता है। तो पहला ये इसकी विशेषता है कि ये लिख कर दिया जाता है। इस संप्रेषण के द्वारा केवल अधिकृत या सोची समझी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मध्य का अधिकृत मतलब होता है जो लीगली रूप से अच्छी हो, ऑफिशियली हो, उसको सोची समझी तरीके से तय मानक के तहत दिया जाता है। सामान्यतः इस संप्रेषण की विशेष सामग्री जो होती है जिसमें लिखा जाता है कम्युनिकेशन में, उसकी पद्धति, मेथड, श्रृंखला सभी पहले से तय होती है। एक तय मानक के तहत कम्युनिकेशन इसमें किया जाता है फॉरल कम्युनिकेशन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्लियर है इतना? तो जो औपचारिक संप्रेषण होता है इसके लाभ क्या हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ ये हैं कि ये उचित एवं प्रभावशाली संप्रेषण है। संप्रेषण की कम्युनिकेशन की इस मेथड में आदेश की एकता को कायम रखा जाता है। आदेश की एकता का मतलब क्या है कि पहले सीनियर से कोई जूनियर, फिर जूनियर से नीचे, तो एक क्रम चलता है, यानी पद का सोपन जो होता है फ्रेंड्स, उसकी आदेश की एकता का कायम रखा जाता है। तो विभिन्न भिन्न आदेशों निर्देशों में तालमेल बैठाया जा सकता है। साथ ही इस पद्धति में संदेश की भाषा, व्याख्या, सामयिकता को कर्मचारी या अधिकारी की समझ और वक्त की ज़रूरत के अनुसार ढाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक फॉरल कम्युनिकेशन है, औपचारिक कम्युनिकेशन है। ये आपको सरकारी ऑफिसरों में सरकारी पत्र के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, निश्चित या नियोजित संप्रेषण है। औपचारिक संप्रेषण निश्चित सूचना मार्गों का अनुसरण करता है, अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है और इसकी प्रतिक्रिया पहले से सही अनुमान में लगा सकता है। ये इसका दूसरा लाभ है। जैसे आपने सरकारी पत्र देखा होगा, सरकारी पत्र में फ्रेंड्स एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वही इसमें बात की गई है। नियंत्रण संप्रेषण होता है। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? ये है नियंत्रण संप्रेषण। संप्रेषण की कम्युनिकेशन की इस
दिशा, प्रकृति, गति पर संस्था के प्रबंधकों पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही संप्रेषित इस संप्रेषण में दी गई सूचनाओं को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि इन्हें नकारा नहीं जा सकता। तो ये फॉरल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि ये कंट्रोल कम्युनिकेशन माना जाता है, क्योंकि अगर इसने कोई कम्युनिकेशन किया है तो इसको नकारा नहीं सकता, क्योंकि ये ऑफिशियल होता है, लीगल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सरकारी पत्र। अब ये प्रॉब्लम है कि इसमें दोष क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सूचनाओं का जो विरूपण है, कोई सूचना है, सूचना जितने हाथों में गुजरती है उसका मतलब उतना ज़्यादा नष्ट या भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, ये कई सारे ऑफिसों में जाता है। तो इसकी बात हो रही है। सूचनाओं के प्रवाह में देरी, औपचारिक संप्रेषण में सूचनाएं इतनी ज़्यादा स्तरों से गुजरती है कि वह सही अधिकारी तक पहुंचने में ना चाहते हुए देरी। लेट लतीफ़ी की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा लेट लतीफ़ कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें बहुत देरी लग जाती है, फलस्वरूप तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती। तो फॉरल कम्युनिकेशन का पहला दोष यह है कि लेट लतीफ़ी यानी देरी होती है। दूसरा है नौकरशाही, औपचारिक सूचना संगठन के ढांचे के अनुरूप आगे पीछे बढ़ती है, इससे दफ्तरशाही को जन्म मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो उच्च अधिकारियों की कार्य वृद्धि और इससे उच्च अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपने सामान्य कारोबार के अलावा इसी सूचनाओं के आदान प्रदान का काम भी करना पड़ता है, जिनका उनके साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता। तो इसमें प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स, जो उच्च अधिकारी के कार्यभार में वृद्धि होती है तो उच्च अधिकारी कार्यभार बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपने सामान्य कारोबार के अलावा इसी सूचनाओं के आदान प्रदान का काम भी करना पड़ता है, जिनका उनके साथ सीधा कोई संबंध नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब समान स्तर के अधिकारियों के बीच में जब कोई संदेश भेजा जाता है तो वो फ्रेंड्स आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो इस संप्रेषण की भी अनौपचारिक रूप से होता है। सूचनाओं का प्रवाह औपचारिक व्यवस्था के अनुसार नहीं होता है। तो ये एक तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं होती इसमें, बल्कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच में इनफॉर्मल तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों के तहत इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ऐसा संप्रेषण सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से या मौखिक होता है। तो इसमें जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, आमने सामने बैठ के होता है, और ओरल कम्युनिकेशन होता है। और ऐसा संप्रेषण कम्युनिकेशन प्रयास समान स्तर के पदाधिकारियों के बीच में होता है। तो समान स्तर के पदाधिकारियों के बीच में होता है, प्रत्यक्ष होता है, मौखिक होता है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो ऐसे संप्रेषण को ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा होता है, वो फ्रेंड्स होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अंगूरी लता कौन सा है, ये होता है, क्योंकि इसमें सूचनाएं कानों कान फैलती है। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, फिर तीनों ने अगले तीन से कहा। इस सूचना का कोई लिखित, कोई निश्चित या सीधा साधा रास्ता नहीं है होता, बल्कि यह उसी तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है जैसे अंगूर की बेल। तो अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, मान लीजिए मैंने किसी से कहा कुछ, उसने किसी और से कहा कुछ, किसी और से कहा, एक तरह से सनसनी फैलाता ही है। इसी वजह से इसको बोलते हैं अंगूरी लता संप्रेषण। और ये एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है कि अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा है, तो आप बोलेंगे अनौपचारिक संप्रेषण। तो इसकी विशेषता क्या है, यह संप्रेषण ज़्यादातर आमने सामने बैठकर बातचीत के द्वारा किया जाता है। यह संप्रेषण सोपान श्रृंखला से होकर नहीं गुजरता। मतलब इसमें एक आदेश की एकता का पालन नहीं किया जाता कि सीनियर जूनियर नहीं होता। तो क्योंकि यह संबंधों की निकटता तथा संपर्कों की मौजूदगी पर निर्भर करता है, न कि संगठन में भिन्न भिन्न व्यक्तियों की पदस्थिति पर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कि अनौपचारिक संप्रेषण क्या दोष है। तो अनौपचारिक संप्रेषण लोगों के बीच उतनी ही तेजी से फैलता है जितनी तेजी से जंगल में आग। तो इसका जो विशेषता ये है कि ये फ्रेंड्स जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जंगल की आग की तरह फैलता है। इसमें सनसनी पैदा करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हर आदमी मूल सूचना में अपनी समझ के अनुसार मिर्च मसाला लगाता है, जिससे इसके प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो ये संप्रेषण अक्सर अफवाह और गलतफहमियों से सरोबार रहता है। यदि किसी अधिकारी ने कोई निजी राय भी दी है तो उसे अपने आदेश की पूरी सूचना मान लिया जाता है, और अगले स्तर पर तो इसे आने वाले आदेश की अधिकृत सूचना भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई अफवाह और गलतफहमियां ज़्यादा फैलाई जाती है, ये इसमें बात की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है यानी अनौपचारिक संप्रेषण का लाभ क्या है, लचीला माध्यम है। लचीला माध्यम क्या मतलब है कि अनौपचारिक संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत ही लचीला माध्यम है, क्योंकि इसमें पदस्थिति या आदेश श्रृंखला का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, जैसे एक आदेश, इसमें समान स्तर के अधिकारियों के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें आदेश की एकता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए इसे बोलते हैं लचीला। लोकमत का सही ज्ञान होता है।
अनौपचारिक संप्रेषण प्रबंधकों को संगठन में काम करने वाले विभिन्न लोगों की निजी राय की लगभग सही अच्छी जानकारी होती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लोकमत का सही ज्ञान होता है। चौथा फ्रेंड्स, ये तेज माध्यम है, इसका माध्यम जो होता है तेज होता है। तो अनौपचारिक संप्रेषण एक बहुत ही तेज माध्यम है क्योंकि यह कानों कान फैल जाता है। ठीक है, तो पारस्परिक सहयोग और उद्भव होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के द्वारा संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच सहयोग और सद्भाव का विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्लियर। अब इसके दोष क्या हैं? इसके दोष हैं कि यह अफवाह फैलाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें अफवाह बहुत फैलती है, गलत सूचना, भ्रामक सूचना इसमें बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। तो ये मतभेद या गलत फहमियों का बाजार इसमें गर्म हो जाता है। इसमें असामाजिक तत्व जो होते हैं अनुचित लाभ उठाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, असंगठित संप्रेषण मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन इसमें नहीं हो पाता। तो अनौपचारिक संप्रेषण लोक सूचना प्रणाली के जरिए किया जाता है या डर बना रहता है कि संबंध आदमी उससे प्राप्त भी कर पाएगा या नहीं। तो इसका जो स्वरूप है एक असंगठित है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, चैनलाइज नहीं होता ये कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट है कि नियंत्रण में कठिनाई। तो औपचारिक संप्रेषण में नियंत्रण करना कठिन होता है क्योंकि ये एक मैंने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, तो एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेलीग्राम पे कोई चीज़ भेजा, उसने उसको फॉरवर्ड किया, उसने उसको फॉरवर्ड किया, उसने उसको फॉरवर्ड किया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको नियंत्रण करना थोड़ा कठिनाई होती है। तो अब बात करते हैं अधोमुखी संप्रेषण। अधोमुखी संप्रेषण फ्रेंड ये होता है कि इस ऐसे संप्रेषण होता है जो उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे के अधिकारियों के बीच में जाता है। तो ऐसे संप्रेषण को बोलते हैं हम लोग अधोमुखी संप्रेषण। जैसे मान लीजिए विपणन प्रबंधक के द्वारा विक्रय प्रबंधक को आदेश देना, यह आपका अधोमुखी संप्रेषण है, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारियों के बीच में। यह संप्रेषण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया आपके एग्जाम में, लिखित भी होगा और मौखिक भी होगा। और इस संप्रेषण की विषय वस्तु सूचनाएं, निर्देश, आदेश, संस्था के उद्देश्य, नीतियां और कार्यक्रम होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी विशेषताएं अधोमुखी से सूचनाओं का या विनिमय उच्च प्रबंध अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों को किया जाता है। यह संप्रेषण सोपान श्रृंखला को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी आदेश की एकता का पालन किया जाता है कि उच्च अधिकारी को जाएगा, फिर निम्न अधिकारी, फिर उससे नीचे के अधिकारियों के बीच में। इसकी विषय वस्तु आदेश, निर्देश, नीति, विनिमय, कार्यविधियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब इसके अधोमुखी संप्रेषण के लाभ क्या हैं? लाभ यह है कि अधोमुखी संप्रेषण का मुख्य लाभ यह है कि यह संप्रेषण संगठन को एक सूत्र में बांधकर एक ही दिशा में आगे बढ़ाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सूत्र यानी एकजुट करने का काम करता है। इसके कारण निम्न अधिकारियों के कार्यों में तालमेल रहता है तथा उन्हें उच्च प्रबंधों की योजनाओं, नीतियों, निर्देशों, मांगों की तत्काल और सही जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। यह संप्रेषण निम्न से उच्च स्तर की ओर जाता है, यानी जो जूनियर अधिकारी है, जूनियर अधिकारी से सीनियर अधिकारियों के बीच में जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो ये जूनियर से सीनियर के बीच में किया जाता है, जूनियर से सीनियर के बीच में किया जाता है, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। क्लियर फ्रेंड्स, जूनियर से सीनियर। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी, सुझाव, शिकायतें, विचार और प्रतिक्रियाएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी अपने अधिकारी से छुट्टी के लिए कहता है तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। तो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स जो संप्रेषण होता है वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है? इसका विशेषता ये होती है, इस संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान निम्न से उच्च स्तर के अधिकारियों के बीच में होता है। यह संप्रेषण औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। इस संप्रेषण की विषय वस्तु सुझाव, शिकायत, विचार, प्रतिक्रियाएं, कठिनाइयां आदि होती हैं। श्रम संघ द्वारा जारी किए गए प्रकाशन, पत्राचार, सुझाव, आमंत्रण योजनाएं, लिखित रिपोर्ट, पत्र, विशिष्ट गोष्ठियां, सभाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप आदि ऊर्ध्व संप्रेषण के माध्यम है। ठीक है, ये आपके माध्यम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके लाभ क्या हैं ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण के। ये जो इसके लाभ है, सही जानकारी। संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा जो आपके मैनेजमेंट है यानी प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों की सही जानकारी मिलती है, जिससे वो अपनी नीतियों और निर्णयों में सुधार लेते हैं। तो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का लाभ यह है कि प्रबंधकों को सही जानकारी मिलती है कि आपके जूनियर जो कर्मचारी क्या चाहते हैं। कर्मचारियों में एक सहभागिता दिखती है। संप्रेषण निम्न स्तर के अधिकारियों को प्रबंधकों की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता मिलती है। मान लीजिए कोई मैनेजमेंट निर्णय कर रहा है तो उसमें जो आपका जूनियर अधिकारी है अपनी कोई बात रखता है तो उसमें एक सहभागिता मानी जाती है।
तत्काल कार्रवाई, इस संप्रेषण में उच्च अधिकारी अपने आने वाली समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपका जो तीसरा लाभ है कि इसमें जो आपके उच्च स्तर का अधिकारी है निचले स्तर के अधिकारियों से बातचीत करके अपनी तत्काल जो समस्या है संगठन का उसको सुधार सकता है। उद्देश्य की प्राप्ति, संप्रेषण से उच्च अधिकारी निम्न स्तर के अधिकारियों की कठिनाइयों और शिकायतों को दूर कर पाते हैं, जिससे वह संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना पूर्ण योगदान दे पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब ये है फ्रेंड्स 7 नंबर का है क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज अथवा समतल संप्रेषण वह संप्रेषण है जो किसी संस्था के समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। तो क्षैतिज संप्रेषण जिसे हम लोग समतल संप्रेषण बोलते हैं, ये समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। यदि किसी व्यावसायिक उपक्रम के विभिन्न विभाग अध्यक्ष, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें विभिन्न विभाग अध्यक्ष आपस में कोई विचार विमर्श करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग समतल संप्रेषण। समतल संप्रेषण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, तो ये ओरल भी होगा और रिटन भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मौखिक क्षैतिज संप्रेषण की विशेषता क्या है, इसका क्या विशेषता है? यह संप्रेषण समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। संप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। यह प्रायः अनौपचारिक संप्रेषण ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें इस संप्रेषण के विषय वस्तु सूचनाएं, निवेदन, सुझाव, पारस्परिक समस्याएं, समन्वय संबंधी जानकारी होती है। इसमें क्या विषय वस्तु होती है आपने देख लिया। इस संप्रेषण के लाभ क्या है? तो क्षैतिज संप्रेषण के लाभ क्या है? समन्वय, इस संप्रेषण से समान स्तर के अधिकारियों में समन्वय स्थापित किया सकता है। पहला यह है कि इसमें समन्वय मतलब एक कोऑर्डिनेशन का लाभ होता है, दोहराव नहीं होता। इस संप्रेषण में एक अधिकारी को अपने ही स्तर के दूसरे अधिकारी की कार्य जानकारी होती है, इसलिए कार्यों में दोहराव नहीं होता। ये दोहराव की समस्या जो है इसमें हल हो जाती है। तीसरा क्या है कि कुशलता में वृद्धि, इस संप्रेषण में सभी विभाग एक ही दिशा में संतुलित, समन्वित तथा संयोजित प्रयास करते हैं, जिससे संस्था की कुशलता में वृद्धि होती है। तो संस्था की कुशलता में वृद्धि में यह आपका क्षैतिज संप्रेषण से लाभ होता है। तो ये फ्रेंड्स जो कम्युनिकेशन होता है इसके जो प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रेषक होता है, जैसे आपको पता है। प्रेषक जो अपने विचारों को जो रिसीवर होता है प्राप्त कर्ता के पास भेजता है। संदेश, विचार, सुझाव, सूचना बोलते हैं। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग मतलब यह सूचना को विचार जिन्हें शब्दों, चित्रों आदि में बदलने की प्रक्रिया होती है। माध्यम सॉरी माध्यम होता है कूटबद्ध संदेशों को प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है। डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? डिकोडिंग मतलब है संदेश को प्राप्त करने के बाद जो रिसीव करता है संदेश को, उसी तरह से प्रेषक मतलब संदेश को भेजने वाले से आशा करता है कि संदेश को समझने के पश्चात उसे भेजने मान लीजिए कोई संदेश आपने किसी को भेजा और संदेश को जिसने प्राप्त किया उसको समझ के आपको फीडबैक दिया, तो उसी को बोलते हैं डिकोडिंग करना। ठीक है। प्राप्तकर्ता मतलब होता है वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है, संदेश को समझता है, फीडबैक देता है, उसी को बोलते हैं रिसीवर। शोरगुल ध्वनि, शोरगुल एक ऐसा तत्व है जो सूचनाओं में बाधा डालता है, तो ये आपका सूचनाओं में बाधा डालने वाला बैरियर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।